क्या एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है? क्या कोरोना का नया वेरिएंट, जिसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बताया है डब्ल्यूएचओ ने, वो फिर से तबाही मचाने के लिए तैयार खड़ा है? हिंदुस्तान के कई इलाकों में इस तरह का वायरल फीवर देखा जा रहा है जिसके सिम्टम्स कोरोना से मिलते जुलते हैं। अमेरिका, यूरोप के कई देशों में कहा जा रहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट फिर से केसेस में बढ़ोतरी ला रहा है। क्या फिर से बूस्टर डोज लगवाने की जरूरत पड़ेगी या कोरोना फिर से तबाही मचाएगा नया वेरिएंट? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आज अपने स्पेशल शो में। डॉक्टर रवि गोडसे हमारे साथ अमेरिका से सीधे जुड़ रहे हैं, जिन्होंने कोरोना के पूरे लड़ाई के दौरान लगातार अपने तमाम ज्ञान से लोगों का साथ दिया। डॉक्टर रवि, वेलकम टू द शो। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी तो हम कोरोना के बाद जिंदगी नॉर्मल होके जीना शुरू कर रहे थे, फिर से व्यापार हो, घर बार हो, सब पटरी पर आ रहा था। अभी नया वेरिएंट डरा रहा है, कितना डरना है हमको? बिल्कुल डरना नहीं है। देखो, ये तो हमेशा के लिए जाने वाला नहीं था, ये एंडेमिक हो गया, उसके साथ अभी रहना है। जैसा फ्लू तो कितना 15 3-4 हजार साल से हम फ्लू के साथ रह रहे हैं, वैसा ये आरएनए वायरस है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें ये अस्पताल नहीं भेजता, तो वो सिर्फ देखना है, बाकी कुछ डरने की बात नहीं है। और एक चीज आप समझ लें कि जैसे पहले तबाही मची थी ओरिजिनल कोविड में, कि सब बंद हुआ था, लॉकडाउन लगा था, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं था, उम्मीद नहीं थी, ऐसा अभी कुछ होने वाला नहीं है। ना किसी देश की सरकार ऐसा करने वाली है, ना किसी देश की आबादी या जनता इसको सहने वाली है। अब ये लॉकडाउन कुछ नहीं लगने वाला। ये जो नया वेरिएंट चल रहा है वो ओमिक्रॉन का जो एक सब वेरिएंट है XBB.1.6, उसका ही सब वेरिएंट है। तो उसके खिलाफ हमको सीरियस डिसीज के लिए प्रोटेक्शन वैसे भी है। किसी भी हालत में भारत में इसकी लहर नहीं आएगी, तो कोई डरने की बात नहीं है। थोड़ा कुछ इसके लिए कर सकते हैं, लेकिन लहर इस स्वरूप में नहीं आएंगी। हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह थोड़े बढ़ सकते हैं, जो ओमिक्रॉन के जैसा हुआ था। जब देखो, चाइना में जब केसेस आए थे BF7 के पिछले दिसंबर में, मैं आपके शो पे आया था जी। मैं दिल्ली में आया था। एक औरत ने बोला, तेरे बेटे तेरी प्यारी सी शक्ल सूरत देखी टीवी पे कि मुझे पता लगता है कि कुछ कोविड का प्रॉब्लम होने वाला है। तो वो टाइम पे मैंने कहा था तीसरी लहर नहीं आएगी, कह दिया ना, बस कह दिया BF7 पे। मुझे याद है आपने कहा था कि लिख के लिखवा लो कि तीसरी लहर नहीं आएगी, जबकि केसेस बढ़ रहे थे। और आपने ये भी कहा था कि बूस्टर डोज लगवानी है, नहीं लगवानी, मर्जी है, नहीं भी लगवाओगे तो भी कुछ नहीं होगा। यू वर फर्म। वो टाइम में कहा था। सितंबर 2021 में भी, मतलब जुलाई 2021 में भी मैंने यही कहा था कि डेल्टा की कोई तीसरी लहर नहीं आएगी, डेल्टा प्लस कुछ नहीं होगा, वो भी सही था। दिसंबर 2020 में भी यही कहा था। अब मैं क्या कह रहा हूं कि लहर तो नहीं आएगी, तय है, ओके, पत्थर की लकीर है कि लहर नहीं आएगी। जैसा दूसरे लहर में हुआ था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये जो कुछ नया वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है, और ओमिक्रॉन ज्यादातर यहाँ और यहाँ रहता है, ज्यादातर फेफड़ों में नहीं जाता। अगर फेफड़ों में नहीं जाता तो वेंटिलेटर लगने का चांस बहुत कम है। अगर वेंटिलेटर नहीं लगता तो हॉस्पिटल बेड, ICU बेड नहीं मिल रहे, ऐसी होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन ये बहुत बदलाव हुआ है, तो अगर इसके खिलाफ हम कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कि ताकि मजबूती से रहे, लेकिन आप सुकून में रहे, कोई लहर नहीं आए, कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि अभी एक ऐसा फ्लू हो जाएगा जैसे फ्लू से, जैसे वायरस से हम पिछले 3 से 4 हजार सालों से रहते आ रहे हैं, एंडेमिक बन चुका है, ये रहेगा, इसके साथ जीना होगा। जैसे नॉर्मल कफ कोल्ड होता है वैसे ही ये बनकर रह जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा। लेकिन मुझे बताइए कि कई देशों में, अमेरिका में भी, जहाँ से आप हमारे साथ जुड़े हैं, फ्लू शॉट्स लगते हैं। अब हिंदुस्तान में भी कई लोग लगवाने लगे हैं एज अ प्रिकॉशन। तो क्या कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाने की ज़रूरत पड़ा करेगी हर साल, खासतौर से वो लोग जो ज़्यादा प्रोन हैं बीमारियों के, जिनकी उम्र ज़्यादा है या कोमॉर्बिडिटीज़ का शिकार हैं? तो क्या ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? क्या फ्लू शॉट्स भी लगवाने होंगे? फ्लू शॉट तो अमेरिका में हम हर साल लगवाते हैं, आरएनए वायरस के। पहले नहीं लगते थे। देखिए, ये जो फ्लू है उसका पहला डिस्क्रिप्शन दिया था ख्रिस्त जन्म के 1500 साल पहले। तो आपने जैसा कहा 3500 साल से हम फ्लू को झेल रहे हैं। 1980 में फ्लू का बड़ा पैंडेमिक आया था, उसके बाद में 1958 में भी आया था।
1945 में अमेरिका ने अमेरिकन जवानों को, आर्मी को वैक्सीन देना चालू किया। 1958 के बाद उन्होंने फ्लू वैक्सीन पूरे पब्लिक को देना चालू किया। अभी हम अमेरिका में बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट सब लोग हर साल फ्लू वैक्सीन लेते हैं। तो आपका सवाल है कि क्या कोरोना की ऐसी वैक्सीन हर साल लगेगी? मेरा मानना है हर साल नहीं लगेगी, हर 2 साल लगेगी शायद बूस्टर। और वो भी, अभी प्रॉब्लम देखो क्या है, ये भी सोचना पड़ता है कि आप किन के साथ बात कर रहे हो। कि अपनी जो प्यारी सी जनता है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं भारत के लोग, अपने लोग हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कुछ पैतरा आजमाने के पहले कि वो लोग क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। अपने यहाँ व्हाट्सएप पे तो कोई कंट्रोल नहीं है, फ्री स्पीच है, कुछ भी अनाप शनाप स्टोरीज आती रहते हैं कि वैक्सीन ले ली, मुझे पूछ आ गए, वैक्सीन ले ली, मेरे चाचा जी इधर गए उधर गए। वो तो स्टोरीज हजारों, अभी तो कोई वैक्सीन लेने वाला नहीं है। मुझे तो डर है कि बच्चों के भी वैक्सीन बंद हो जाएंगे, इतनी खराब स्टोरीज आई है व्हाट्सएप पे। तो आपने बहुत सही कहा, ये ओमिक्रॉन मामूली है। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF7 मामूली था, XBB.1.5 मामूली था, XBB.1.6 भी मामूली है। उसका ही एक वेरिएंट आया है जिसको EG.5 बोलते हैं और जिसको सोशल मीडिया पे एरिस कह रहे हैं, ERIS, वो भी मामूली है। तो भारत के जो लोगों ने 2 डोज लिए हैं कोविशील्ड या कोवैक्सीन के, और जिनको काफी सब लोगों को ओमिक्रॉन भी हुआ था, उन लोगों को एरिस की वजह से सीरियस डिसीज होने की और अस्पताल जाने की संभावना बहुत कम है। लेकिन जो BF7 से संभावना कम थी, उससे थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, तो हर साल ये बदल के थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अगर 100 लोग हैं अपने पास, ओके, उनमें से 95 लोग तो वैसे भी ठीक है, तो 5 लोगों को बचाने के लिए हम लॉकडाउन लाके बाकी 95 लोगों में से 10 लोगों को भूख से नहीं मार सकते अभी। तो लॉकडाउन की तो कोई बात भी नहीं करनी चाहिए। टेस्टिंग ट्रेसिंग आइसोलेशन की कोई बात की तो उसके पहले भाई आप इस्तीफा दे दो, बकबक बंद करो। टेस्टिंग ट्रेसिंग आइसोलेशन कोई मायना ही नहीं है इतने इन्फेक्शियस इसमें। सो अगर 95 में से 5 लोगों को खतरा है तो उन 5 लोगों को बचाना है। वो 5 लोग कौन है? इम्यूनोसप्रेस्ड है, जिनकी उम्र 70, 65 या 70 से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है, कैंसर है, कैंसर की बीमारी है, तो कीमोथेरेपी चल रही है। तो उनको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? मेरे ख्याल से अभी मास इम्यूनाइजेशन करके कोई फ़ायदा नहीं है। किया तो अच्छा है लेकिन फ़ायदा नहीं है। और क्यों फ़ायदा नहीं है मैं बोल देता हूँ। वैक्सीन आपको 2 तरह से बचाता है, हमने कहा था, याद है जी। आपको? एक तो आपको डिसीज हो ही ना, इससे बचाएगा, और दूसरा आपको बचाएगा कि आपको गंभीर बीमारी ना हो। तो ऐसा वैक्सीन आपको गंभीर बीमारी से बचाता है। अभी अमेरिका का नया एडजस्टेड बूस्टर आ रहा है, XBB 1.6, अभी 5 हफ्ते में आ रहा है। लेकिन वो बनाया था XBB 1.6 के खिलाफ, और अभी आया है EG5। तो ये वैक्सीन आने के पहले ही ये वायरस बदला है कि मामूली डिसीज को नहीं टाल सकते। जी। तो अगर मामूली डिसीज को नहीं टाल सकते, अगर ट्रांसमिशन की श्रृंखला को नहीं तोड़ सकते, तो फिर पूरे आबादी को पकड़ के वैक्सीन लगाना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अभी ये फोकस करे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं ये खुद कह रहा हूँ कि मास वैक्सीनेशन ना करो, क्योंकि मेरा तो पहले से कहना था कि वैक्सीन करो, वैक्सीन करो, वैक्सीन करो, लेकिन सिर्फ हाई रिस्क लोगों को जी। बूस्टर कंसिडर करो। तो पहले मैंने कहा था जब चाइना की लहर आई थी, ठीक है, अगर बूस्टर नहीं लिया तो आपको नेचुरल डिसीज से हो जाएगा। अभी जो हाई रिस्क लोग हैं, अगर वो EG5 का बूस्टर, EG5 का तो बूस्टर नहीं है, मतलब XBB 1.6 का बूस्टर है, जी। वो भी आपको EG5 से बचाएगा, तो वो कंसिडर कर सकते हैं। और जो जवान लोग हैं, जी। जिन्हें इतना डर नहीं लगता वैक्सीन से, अगर वो लेना चाहते हैं तो कुछ स्टडीज ऐसे है कि लॉन्ग कोविड शायद कम हो, रेप्लिकेशन शायद कम हो, वायरस के कुछ कॉम्प्लिकेशन हो तो शायद कम हो,
इन्फेक्टिविटी भी शायद थोड़ी कम हो। तो अगर जी। जवान लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन वैक्सीन को, सॉरी मैंने जरा ज्यादा नहीं नहीं विस्तार नहीं, में बोलिए बता रहा बोलिए हूँ। ना, बोलिए। हाँ। ये जो वैक्सीन के जो डोज होते हैं ना, एडजस्ट करना उसे बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वैक्सीन के दो तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं, तीन प्लेटफॉर्म होते हैं। एक है होल वायरस वैक्सीन जो कोवैक्सीन थी, जी। दूसरी थी एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन जो कोविशील्ड थी, और तीसरी है एमआरएनए। तो कोवैक्सीन का क्या फायदा था कि होल वायरस है, कितने साल से हम उसको जानते हैं, एडिनो वायरस का भी सेम था। लेकिन इन दो प्लेटफॉर्म पे सडनली चेंज करना मुश्किल होता है। एमआरएनए प्लेटफॉर्म में चेंज आसान हो सकता है, जल्दी हो सकता है। तो अभी भारत की खुद एमआरएनए आई है, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। ओके, अगर एमआरएनए आपको इस्तेमाल करनी है तो वो एमआरएनए बदल के XBB.16 के खिलाफ एडजस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। अभी मैं आपको कहता हूं, बूस्टर का अगर फायदा है भी हाई रिस्क लोगों को, तो भी जो भारत के एग्जिस्टिंग वैक्सीन है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड या अभी की एमआरएनए जो पहले खिलाफ बनी थी, वो लेके आपको कोई फायदा नहीं है। समझ गए। ये वैक्सीन एडजस्ट होनी पड़ेगी। यानी वेरिएंट बदला है XBB.1 तो वैक्सीन भी उस वेरिएंट के हिसाब से बदलनी पड़ेगी। मौजूदा वैक्सीन मॉडिफाइड नहीं है, तो इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीद और काम की नहीं है। सर, एक सवाल ये भी है, आपने बहुत चिंता लोगों की दूर कर दी है, क्योंकि काफी दिनों से मीडिया में हर जगह ये आर्टिकल्स थे, व्हाट्सएप आ रहे थे कि क्या कोरोना फिर से आ रहा है, फिर से लौट रहा है, फिर से कहर बर पाएगा ये एरिस वेरिएंट, और क्योंकि केसेस भी आ रहे थे। लेकिन अब एक सवाल मेरा है, जिन जिन को कोरोना हुआ है और उनके दिमाग में एक वहम बैठता है, कोई कहता है मेरे को कोविड हिप हो गया, यानी किसी को हिप में, जॉइंट्स में, बोन्स में स्पेसिफिक पेन डेवलप हो गया, किसी के अचानक से बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए, किसी का सांस फूलना शुरू हो गया, किसी को सर दर्द रहना शुरू हो गया, किसी का बीपी लो रहता था वो नॉर्मल हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें लोगों ने, जिनको कोविड हुआ, चाहे वो माइल्ड कोविड था, सिवियर था, बहुत सारे पैटर्न्स देखे हैं लोगों ने। तो क्या ये लोगों का वहम है या वाकई में कोविड ने इतना सब कुछ बॉडी में हिलाकर रख दिया है? कोविड बॉडी में कहीं पे भी जा सकता है। आपने सफेद बाल की बात की, जब फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी 1789 में, तो उनका जो राजा था 16वां लुई, उसकी बीबी मारिया अंतवानेट को कहा था कि आपको मार देंगे, और रातों रात उसके सब बाल सफेद हो गए थे। ऐसा तो हो नहीं सकता मेडिकल साइंस में। तो हम लोग सोच रहे थे 100 साल कि ऐसा क्यों हुआ। पता है क्यों हुआ? उसके 40% बाल, 40% बाल सफेद थे, 60% बाल काले थे। स्ट्रेस के वजह से काले हेल्दी बाल गिर गए और सिर्फ सफेद बाल बच गए। ये स्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं बाल सफेद, बाकी सब भी स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। काफी सारी चीज हम लोग उसका ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। जो स्टीरॉयड का इस्तेमाल हुआ था, काम नहीं था, घर पे बैठे थे, नाउम्मीदी थी, उन सब के वजह से जो स्ट्रेस बढ़ा है, उसके वजह से अभी डायबिटीज के और केसेस आएंगे, स्ट्रेस के और केसेस आएंगे। ये सब अपने हाथ में है। देखो, जो कोविड आपको हो गया वो अतीत में है, आप अतीत में जाकर उसके बदल नहीं सकते। आपके हाथ में अभी है कि इसका स्ट्रेस कम लेना है, कि 24 घंटा इसकी बात करना दोस्तों के साथ से, मुझे ये हुआ है वो हुआ है। जो हुआ है वो छोड़ दो, अभी भविष्य में आपको कुछ ना हो। लेकिन आपका जो सवाल था कि क्या आपको ऐसे कोई सडनली अनयूजुअल सिम्टम आ रहे हैं, तो क्या कोविड के वजह से हो सकते हैं? उसका जवाब है हाँ या ना। मैं भी थोड़ा कोविड एक्सपर्ट की तरह बिहेव कर रहा हूँ, इधर की भी नहीं बोलूंगा, उधर की नहीं बोलूंगा, बीच में। But that's so unlike you, Dr. Godse. हाँ और ना का क्या मतलब है? ना मतलब कोविड के वजह से तो सब कुछ नहीं होगा। जैसे अभी हम लोग बाद में आई कंजंक्टिवाइटिस की बात करने वाले हैं, लेकिन कोविड के वजह से ऐसी कुछ चीजें हुई है, और मैं बताता हूँ क्यों हुई है। देखो, जब पहला कोविड ओरिजिनल आया था 2020 में, तब तो लॉकडाउन मतलब करना ही पड़ेगा, उसके सिवा और कोई चारा नहीं था, कुछ पता नहीं था उसके बारे में। ये सब खत्म होने के बाद जुलाई 2021 में एक अच्छे डॉक्टर ने, वो दिखने में भी ठीक ठाक है, मैंने कहा था जुलाई 2021 में खत्म हो गया, एंडेमिक हो गया जी। उसके बाद भी ओमिक्रॉन मामूली था, फिर भी काफी महीनों तक, ऑलमोस्ट 1.5 साल तक
हमने वो निर्बंध जारी रखे, इधर मत जाए, उधर मत जाए, टेस्टिंग करे। इसके वजह से हम लोगों की जी भीड़ की इम्यूनिटी है, बाकी सारे डिसीजेस की, जैसे H3N2 की है, एडिनोवायरस की है, वायरल कंजंक्टिवाइटिस की है। हम अपने हाथ से पैरों पे कुल्हाड़ मार चुके हैं और अपनी खुद की इम्यूनिटी कम की है, लेकिन वो भी 1-2 साल में वापस आएगी। ये जो अब सब चल रहा है ना, उथल-पुथल, वो सब 1-2 साल में ठीक हो जाएगा और लाइफ वैसे जैसे अभी ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन फिर भी जैसे पहले थी वैसे आ जाएगी, डरने की कोई बात नहीं है। और ये जो अगर लोगों को सिम्पटम है, अगर मानो हिप पेन है, तो कभी-कभी क्या होता है ना, एक एवास्कुलर नेक्रोसिस करके होता है, जहाँ हिप में ब्लड फ्लो नहीं जाता। जी। वो वायरस की वजह से भी हो सकता है, कम है थोड़ा चांस, लेकिन जो स्टीरॉयड का इस्तेमाल हुआ था, उसके वजह से हो सकता है। तो अगर हमें कुछ कंट्रोल करना ही है, तो अगर भारत सरकार ये कंट्रोल कर देती है, तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा आवाम का, कि स्टीरॉयड प्रिस्क्रिप्शन पे कंट्रोल करे। जी। स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स, ओरल स्टीरॉयड्स कोई भी लिखता है, वो नहीं लिखना चाहिए। सिर्फ ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेशनल ही अगर स्टीरॉयड का प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है, तो भारत की जनता की दुआ लेके जाएगी सरकार। जी। चलिए, तो डॉक्टर साहब आप हमारे साथ यहाँ जुड़े और कोविड की जो नए वेरिएंट है उसको लेकर जितने भी तमाम सवाल हैं, डर हैं, कन्फ्यूजन है, उसको दूर करने की आपने एक बार फिर से कोशिश की है। आपने जो कोविड के डर के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है वो आपने बरकरार रखी हुई है।